गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वही जो हमारी कहानी है हरिहर काका वही पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हरिहर काका का जो मंदिर के महंत जी है, ठाकुरबाड़ी के महंत जी ने अपहरण किया था और पुलिस की मदद से हरिहर काका के भाइयों ने हरिहर काका को छुड़ाया था और फिर से हरिहर काका के भाई हरिहर काका को घर पर लेकर आ गए थे। तो हरिहर काका को महंत जी और जो साधु संत है उनकी पूरी सच्चाई का ज्ञान हुआ था और बहुत ही वो निराश हो गए थे, हताश हो गए थे और यह सोचने लगे थे कि इतने बड़े साधु संत हैं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। और वह सोच उनके बारे में ही अभी सोच रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि महंत जैसे और साधु संतों जैसे लोग जो कि ठाकुरबाड़ी के हैं उनके बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। अब वह उस महंत के बारे में सोच रहे कि जो महंत ने इतना बड़ा ठाकुरबाड़ी में अपना नाम किया है कि लोग उन्हें पूजते हैं, तो वह सिर्फ पैसों के लिए किया है और खुद का स्वार्थ के लिए, उनका पेट पालने के लिए और जो दूसरे साधु संत है उस ठाकुरबाड़ी के, उनका पेट पालने के लिए उन्होंने यह सब ढोंग किया है। और क्योंकि उनको काम नहीं करना है, अगर वो मेहनत करते तो मेहनत से भी कमा सकते थे, मेहनत से भी वो खा सकते थे। क्योंकि उनको काम नहीं करना है इसीलिए उन्होंने ये भगवान का नाम स्मरण पूजन कीर्तन करके लोगों को ठाकुरबाड़ी के यहाँ पर लाना, फिर वहां पर कुछ लोग दान धर्म करते हैं, उन्हीं पैसों से उन्हीं पकवानों से वह अपना घर चलाते हैं। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी है। साधु के बाने में मतलब उनके वेश में या फिर उनके भेष में जो महंत है मंदिर के, मतलब सारे मंदिर के नहीं, हम यहाँ ठाकुरबाड़ी के मंदिर की बात कर रहे हैं। जो महंत है, पुजारी है या फिर उनके अन्य जो सहयोगी है वह सिर्फ लोभी है, लालची है। उनको लोगों को पैसा ऐंठना है, लोगों की संपत्ति ऐंठनी है। और वह कुकर्मी है। कुकर्मी मतलब बुरे कर्म करने वाला या फिर बुरे काम करने वाले, ऐसे गंदे लोग है वह। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। छल बल कल, छल मतलब किसी का छल कर किसी को धोखा देकर वह उनका पैसा ऐंठना चाहते हैं। या फिर बलपूर्वक, बल मतलब शक्ति, अपने शक्ति का उपयोग के द्वारा भी वो लोगों को धमका कर पैसे ऐंठते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने हरिहर काका का बलपूर्वक अपहरण किया था, अपने शक्ति से उन्होंने उनका अपहरण करके वो उनकी जमीन अपने नाम पर कर रहे थे या फिर अंगूठे भी लिए थे। लेकिन हरिहर काका ने फिर से पुलिस वालों को बताया कि यह सब मुझसे जबरदस्ती किया गया है। और फिर छल बल कल मतलब बुद्धि का भी उपयोग करके चतुराई से वो लोगों का धन ऐंठते हैं। तो इस तरह से वह धन अर्जित करना मतलब कमाना, बिना परिश्रम किए, परिश्रम मतलब मेहनत किए, बिना मेहनत किए वो पैसे कमाना चाहते हैं। काम धाम करना उनको आदत नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही मंदिर में रहकर भगवान का पूजन करके या फिर ठाकुरबाड़ी का महत्व बढ़ा करके वह पैसे कमाना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है। अपने घृणित मतलब तिरस्कार योग्य, जिससे नफरत की जा सके, ऐसे उनके इरादे हैं। इरादे मतलब उनका टारगेट है या फिर उनके कुछ एम्स है, कुछ गोल्स है। पैसे इकट्ठा करना या फिर पैसों को इकट्ठा करके खुशहाल जिंदगी खुद जीना। तो इसीलिए उन्होंने यह सब छिपाने के लिए, अपने गंदे काम छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बनाया है। भगवान के नाम पर पे वह पैसे ऐंठते हैं ताकि लोगों को यह शंका न हो या फिर लोगों को यह डाउट न हो कि यह जो पैसे कमाते हैं महंत जी है, उनको पूजना चाहिए, उनका आदर देना चाहिए, ताकि ऐसा सोचने से लोग उनके ऊपर शक नहीं करेंगे। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। और यह जो भगवान का नामस्मरण है, पूजन है, वो ऐसा माध्यम है जिसके ऊपर लोग अविश्वास नहीं करते हैं, मतलब विश्वास करते हैं लोग। हम देखते हैं, अगर हम हमारे यहाँ कोई साधु संत आता है या फिर हम किसी साधु संत के भजन में, प्रवचन में चले जाते हैं, तो हम उसके ऊपर इजीली डाउट नहीं लेते हैं, हम उसके ऊपर तुरंत विश्वास रखते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके यहाँ पर कुछ दान दक्षिणा हम देते हैं,
कुछ जो वर्गणी होती है या फिर कुछ उत्सव होते हैं सेलिब्रेशन के लिए टाइम में भी हम कुछ दान दक्षिणा देते हैं। तो ऐसे लोगों पर हम ज्यादा अविश्वास नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं। और इसी समय में हम फंस लिया जाता है ऐसे लोगों के द्वारा। मतलब सारे लोग नहीं है ऐसे साधु संत, कुछ लोग ऐसे हैं, उन लोगों की वजह से जो अच्छे हैं वह भी बदनाम हो रहे हैं। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे। अब हरिहर काका तो अनपढ़ थे, लेकिन उनको जो अनुभव मिला, जो बुरा अनुभव मिला महंत जी का और अपने भाइयों का, इस अनुभव के द्वारा अब वो काफी होशियार हो गए हैं। और अब वो कहते हैं कि मैं मेरी जमीन ना ही महंत को दूंगा और ना ही अपने भाइयों को दूंगा, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। दूध की मक्खी होना ये मुहावरा है, मतलब बेकार वस्तु। जैसे हम दूध में मक्खी गिरती है तो हम क्या, वो बेकार होती है तो हम उसको निकाल कर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर हरिहर काका को भी ऐसे ही लगता है, अगर मैं मेरी संपत्ति महंत को दूंगा या फिर हरिहर काका के जो भाई है उनको दूंगा, तो वह क्या करेंगे, फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल करेंगे। और जब अपनी संपत्ति खुद के नाम पर लिखवा लेंगे तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि संपत्ति तो उनको मिल जाएंगी और फिर वो बेकार में मुझे क्यों पालेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि मैं जीते जी किसी को अपनी संपत्ति नहीं दूंगा। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। वह कहते हैं कि अगर मैं अभी से अपनी जमीन जायदाद दे दूं तो मुझे बुढ़ापे में कोई नहीं पूछेगा और कोई भी मुझे मेरा हाल नहीं पूछेगा, और जो बुढ़ापा है वह बिताए नहीं बीतेगा, मतलब मेरा समय ऐसे ही बहुत बुरा चला जाएगा, बुढ़ापे का समय। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दे। मतलब यहाँ पर कोई भी शांत बैठने वाला नहीं था। जिस दिन से हरिहर काका को महंत के यहाँ से, ठाकुर बारी से छुड़ा कर लाया गया था, उस दिन से यहाँ पर कुछ वातावरण और ही बन रहा था कि ठाकुर बारी से जब वो आए थे तब उनके रिश्ते नाते के जो लोग हैं वह हरिहर काका को समझाने लगे थे कि विधिवत मतलब कानून के अनुसार अपनी जो जमीन जायदाद है वह अपने भाइयों के नाम कर दे। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि मतलब बुरी नजर, यहाँ पर शब्द लिखा है मैंने, गिद्ध दृष्टि मतलब बुरी नजर उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। मतलब देखो, अब हरिहर काका के भाई तो जबरदस्ती कर ही रहे थे, लेकिन उनके जो रिश्तेदार है वह भी उनको समझाने लगे थे कि अब वह अपनी जमीन जायदाद अपने भाइयों के या फिर भतीजों के नाम लिख कर दे, क्योंकि महंत जी जो है, महंत है या फिर और जो साधु संत है, उनकी जो गिद्ध दृष्टि है मतलब जो बुरी नजर है वह तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बने रहेंगी, वह तुम्हारी खोज में रहेंगे और हो सकता है वह इलाके के बड़े बड़े डाकुओं को बुलाकर अपने शक्ति से तुम्हारा फिर से अपहरण करे, फिर से तुम्हें मारने की कोशिश करे, फिर से तुम्हारा किडनैप करे। तो अच्छी बात यह रहेगी कि तुम अपनी संपत्ति अपने भाइयों के नाम कर दो, ताकि महंत और जो दूसरे लोग हैं वह जो हरिहर काका की जमीन के ऊपर नजर रखे हुए हैं उनको यह समझ में आ जाएगा कि हरिहर काका का अब हम किडनैप करके कोई हमें फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी जमीन अपने भाइयों को दे चुके हैं। इस तरह से मीठी मीठी बातों में उनके रिश्तेदार अब उनको समझाने लगे थे। या फिर ये भी हो सकता है कि हरिहर काका के भाइयों ने ही इन रिश्तेदारों को बता दिया होगा कि तुम हरिहर काका को समझाओ कि वो जमीन दे दे, हम भी तुम्हें कुछ न कुछ भेंट दे देंगे। इस तरह से सारे लोग उनके ऊपर अब दबाव डालने लगे थे या फिर बर्डन डालने लगे थे। सुबह, दोपहर, शाम, रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी, इसीलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे को जो जबरन निशान लिए है उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। अब देखो, हरिहर काका भी होशियार थे, उनको भी टाल देना था इन रिश्तेदारों को या फिर अपने भाइयों को।
और गांव में सिर्फ यही चर्चा होती थी, हरिहर काका के रिश्तेदारों में भी यही चर्चा होती थी कि अब क्या होगा, हरिहर काका अपनी जमीन किसको दे देंगे। तो हरिहर काका ने साफ नकार कर दिया था। वह कहते हैं कि मेरे जाने के बाद, मतलब उनके मर जाने के बाद, उनकी जो जायदाद है, उनकी 15 बीघे जमीन, वो तो अब स्वतः मतलब अपने आप अपने भाइयों को ही मिल जाएगी। तो लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्यों बेकार में लिखना। और जो महंत ने मेरे जबरन अंगूठे जो लिए थे, क्योंकि हरिहर काका अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको सिग्नेचर करना नहीं आता है, साइन करना नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, अपना अंगूठा लगा देते हैं। तो जो हरिहर काका के अंगूठे महंत ने जबरदस्ती लिए थे, उसके खिलाफ हरिहर काका ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की थी कि ये जो निशान लिए है वो सब झूठा है, जबरदस्ती लिए है। तो कोई डरने की बात नहीं है, मेरी संपत्ति तो महंत को नहीं मिलने वाली, अपने आप मेरे भाइयों को मिल जाएंगी, तो बेकार में क्यों लिख देना। इस तरह से वह अपने रिश्तेदारों को भी कह देते थे। भाई जब समझाते समझाते हार गए, तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। मतलब जब आसानी से हरिहर काका नहीं मान रहे थे, तब भाइयों ने क्या डांटना या शुरू किया या फिर दबाव देना शुरू किया। लेकिन इस रास्ते पर भी, मतलब डांटने से भी हरिहर काका राजी नहीं हुए। तो फिर उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जीते जी किसी को अपनी संपत्ति नहीं लिख कर दूंगा। फिर उन्होंने उनके भाइयों ने वही रूप लिया जो महंत का रूप था, मतलब कि क्या, कि मारपीट करना, जबरदस्ती करना, इस तरह से उन्होंने शुरू कर दिया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मतलब हरिहर काका को बहुत जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि उनको कभी यह नहीं लगा कि हरिहर काका को, कि जिन भाइयों को मैं अपनी जमीन देने वाला हूँ, या फिर जो मेरे खून के भाई है, खून के रिश्तेदार है, उन्होंने भी मुझे अब यह मारना पीटना शुरू किया है। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे। अभिन्न मतलब एक ही है, हम सब जुड़े, अलग अलग नहीं है, इस तरह से। जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। मतलब हरिहर काका अब बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि जब से महंत ने हरिहर काका को धमकाना शुरू किया था, किडनैप किया था, तब से महंत जी हरिहर काका की तब से हरिहर काका के भाई हरिहर काका की बहुत ही केयर करने लगे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हरिहर काका रूठ कर चले जाएंगे तो इतनी जो 15 बीघे जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, वह भी चली जाएगी। इसलिए झूठ मूठ कर ही सही उनको वो प्यार करने लगे थे। उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात वह जागते थे। मतलब रात में भी जो भाई है बारी बारी से जागते थे, कोई भाई सोता था तो कोई जागता था। और रिश्तेदारों को, जो अच्छे रिश्तेदार है, उनको भी बुला लिया था हरिहर काका की सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो अब उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अब मुझे इतने अच्छे से संभाल रहे हैं, वो मेरे साथ अब मारपीट कर रहे हैं, जैसे महंत ने की थी। हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे, कह रहे थे, सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यही घर में अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। मतलब देखो, महंत ने जो किया था वो तो पराया था, लेकिन हरिहर काका के भाई तो अपने थे, खून के रिश्तेदार थे। फिर भी उन्होंने ठीक महंत की तरह किया, उनको मारने लगे कि अब सीधे सीधे तुम यह कागजात पर अपने अंगूठे के निशान लगा दो जहां जहां हम कहते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें यही मार देंगे और इसी घर में गाड़ देंगे और गांव के लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब इस लाइन का अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। अज्ञान की स्थिति में, अज्ञान मतलब हमें कुछ पता न हो, ऐसी स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। मतलब जब हमें पता ही नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है तो हम डरते नहीं है। देखो, हम सभी को पता है कि हम मरने वाले हैं, लेकिन कौन कब मरने वाला है किसी को पता नहीं। इसलिए हम अभी अच्छे से रह रहे हैं, हम बिल्कुल डरे हुए नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम कब मरने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा वाक्य क्या है, ज्ञान होने के बाद
आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब ज्ञान है, मतलब हरिहर काका को यह ज्ञान हुआ है कि उनकी मृत्यु को, मतलब उनकी जान को अभी खतरा है, किससे? एक तो महंत से है या फिर दूसरा खतरा अपने भाइयों से है। जब उनको यह मालूम हुआ है कि मेरी जान को खतरा ही हुआ है, तो वो ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु को वरण, मतलब मृत्यु को खुद ही चुन लेना के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो हरिहर काका को पहले से ही यह ज्ञान था, या पहले से ही उनको पता था कि मेरे इस जमीन की वजह से, मेरी संपत्ति की वजह से लोग मेरा या फिर उसके भाई या फिर महंत अपहरण कर सकते हैं, फिर से मारने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए वह बिल्कुल डरे हुए नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि कभी न कभी मेरे साथ बुरा सलूक लोग करेंगे। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दे, वह ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रमेसर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घूट घूट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। हरिहर काका अब सोचने लगे थे कि जो उनके भाई है वह उन्हें मार दे, वह ठीक होगा। मतलब मृत्यु से अब उनको डर नहीं लगने लगा था, क्योंकि देखो, जब किसी इंसान के दिल को फिर अपने मन को बहुत ठेस पहुंचती है, बहुत दुख होता है, तो ऐसे लोग जिंदा रहना नहीं चाहते हैं। ठीक उसी तरह से हरिहर काका भी सोच रहे थे कि मेरा अपना तो जिंदगी में कोई है नहीं, 2 पत्नियां थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है, खुद के बाल बच्चे नहीं है, और जो भाई के घर में वो रह रहे हैं, मतलब भाई के घर में मतलब उनका भी वही घर है, उनकी भी जमीन जायदाद है, लेकिन वही रिश्ते उनको मारने के लिए उठ चुके हैं। तो उनके जीवित रहने की वैसे भी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वह कहते हैं कि खुद खुद कर मरने से अच्छा है मेरे भाई मुझे मार ही क्यों न दे। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है उन्होंने, रमेसर की विधवा। रमेसर मतलब एक आदमी का नाम था रमेसर, और उसकी जो विधवा है, मतलब उसकी जो पत्नी है, वह उसकी जो जिंदगी है बची हुई, वह बहुत ही घुट घुट कर मरी। मतलब जो जिन रिश्तेदारों ने उसकी जमीन हथिया ली थी, उसने उस विधवा को बुढ़ापे में बहुत ही हाल किए अच्छे से नहीं संभाला था। रमेसर की विधवा को बहला फुसला कर उसके हिस्से की जमीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। मतलब जब रमेसर की मृत्यु हुई तब रमेसर के बाल बच्चे नहीं थे, सिर्फ उसकी एक पत्नी थी। तो उस पत्नी को, जो यहाँ पर उसको विधवा कहा गया है, तो उस विधवा को बहला फुसला कर, मतलब प्यार से समझाकर, मीठी मीठी बातें करके, अपने बातों में फंसा कर रमेसर के जो भाई है उन्होंने रमेसर की जो जमीन है वह अपने नाम कर ली। लेकिन शुरू में तो उसकी पत्नी को, रमेसर की पत्नी को अच्छे से संभाला, लेकिन बाद में उसके बहुत बुरे हाल किए। लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून मतलब दोनों वक्त खाना देने में भी उन्हें अखरने लगा मतलब कष्ट होना। यहाँ पर लिखा है मैंने, अखरने लगना मतलब कष्ट होना, ये मुहावरा है। मतलब सिर्फ खाने के लिए, कोई उतना तो उसके लिए खर्च नहीं आता था, सिर्फ 2 टाइम का खाने को देना चाहिए था या फिर रोटी देनी चाहिए थी, लेकिन इसमें भी उनको बहुत ही कष्ट होने लगा था। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। मतलब बाद में बुढ़ापे में इतने उसके बुरे हाल किए उसके देवर ने कि उसकी जो दुर्गति मतलब बुरी अवस्था या फिर बुरे हाल हुए कि वह देखकर गांव के जो लोग हैं वह सिहर जाते। सिहरना मतलब यहाँ पर लिख कर दिया है मैंने, सिहरना मतलब कांपना। मतलब लोग भी डर जाते कि अरे कितना गंदा काम किया है इसके साथ, कितना बुरा व्यवहार किया है इसके साथ। तो इस बात से हरिहर काका बहुत ही सजग हुए थे, अलर्ट हुए थे कि हमें उसको अपनी खुद की जिंदगी इस तरह से नहीं होने देनी थी। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेसर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते। पांव पखारना ये मुहावरा है, मतलब अच्छी सेवा करते। यहाँ पर हरिहर काका या फिर दूसरे लोगों का कहना था कि अगर रमेसर की जो विधवा है, उसकी जो पत्नी है, उसने अपने जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम पर नहीं लिख कर देती तो उनका इतना बुरा हाल नहीं होता। उस घटना से हरिहर काका काफी होशियार हुए हैं, इसलिए उन्होंने सोचा है कि मैं अब जीते जी अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो।
मतलब हरिहर काका भी अब जिद्दी हो गए थे और वो काफी होशियार हो गए थे, इसलिए वो कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी अपनी जमीन तुम्हें नहीं लिख कर दूंगा। तुम जो चाहे मुझे मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी एक धूर जमीन, धूर मतलब एक टुकड़ा भी जमीन में किसी को या फिर तुम्हें नहीं लिखूंगा। और तुम तो मेरे भाई हो, फिर भी तुम महंत जी जो है वो या फिर पुजारी है, उससे तुम तनिक भी मतलब थोड़े से भी कम नहीं हो। जो उन्होंने किया था, मुझे मारना पीटना किया था, मुझे किडनैप किया था, तुम भी वैसे ही कर रहे हो मेरे साथ। लेकिन तुम मुझे चाहे मारो पीटो, मेरे साथ कुछ भी बुरा व्यवहार करो, लेकिन मेरी जमीन में तुम्हारे नाम पर कभी लिख कर नहीं दूंगा। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के। मतलब हरिहर काका के भाई भी अब बहुत बुरा व्यवहार करने लगे थे। वो कहने लगे थे कि मैं देखता ही हूँ कैसे नहीं लिखोगे, चाहे हंस कर लिख दो या फिर रो कर लिख दो, मतलब हम मारेंगे पीटेंगे लेकिन तुम्हारी जमीन है वह हथिया ही लेंगे। मतलब वह भी बहुत ही बुरा व्यवहार हरिहर काका के साथ अब करने लगे थे। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब वो मारने लगे थे हरिहर काका को। देखो कितनी बुरी बात है कि जिस व्यक्ति की वह जमीन अभी उसमें जो फसल आती है उसके पैसे भी वो लेते थे, लेकिन बाद में मतलब अगर प्यार से वो रहते, मतलब बिना लालच के वो हरिहर काका के साथ रहते, अच्छे से उनको बिना लालच के उनको संभालते, तो उनका ये हालत या फिर उनको भी मारपीट करने की जरूरत नहीं थी। अगर जिस तरह से हरिहर काका के भाई अपनी पत्नी को संभाल रहे हैं या फिर अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, उसी तरह अगर ये अपने भाई को संभालते तो अपना भाई भी प्यार से उनको जमीन देता। मतलब इनको सिर्फ जमीन तो लेनी है, लेकिन एक आदमी को, सिर्फ एक आदमी है, उसके बदले इतने 15 बीघा जमीन है, लेकिन एक आदमी को वो अच्छे से संभाल नहीं सकते हैं, 2 वक्त की रोटी अच्छे से नहीं दे सकते हैं। अगर वो प्यार से संभालते तो हरिहर काका भी प्यार से जमीन लिख कर देते। मतलब सिर्फ लालच चाहिए, उनको संभालना नहीं है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी चाहिए। इस तरह से वो स्वार्थी बन गए थे हरिहर काका के भाई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। मतलब हरिहर काका के भाई तो गांव से बाहर ही भाग जाना चाहते थे, क्योंकि गांव में अपने भाई है, महंत है, इन लोगों से दूर वो कहीं जाना चाहते थे। वो बहुत ही अब नैराश्य में जा चुके थे, डिप्रेशन में जा चुके थे। लेकिन हरिहर काका के भाई उनको जाने नहीं दे रहे थे, उनको जब पकड़ के रखा था और प्रतिकार मतलब विरोध करने पर वह उनके ऊपर प्रहार मतलब उनको मारने भी लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। मतलब हरिहर काका अकेले थे और उनके भाई भतीजे इतने सारे लोग थे उनके दूसरे बाजू में, और उनसे जूझना मतलब उनसे मुकाबला करने में वह असमर्थ थे, मतलब समर्थ नहीं थे, उनके साथ मुकाबला वह कर नहीं सकते थे। फलस्वरूप मतलब परिणाम स्वरूप या फिर इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आना मतलब होश आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। मतलब जब हरिहर काका के भाई उनको मारने लगे तब हरिहर काका ने जोरों जोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि गांव के लोग सुने और उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। फिर हरिहर काका के भाइयों को यह समझ में आ गया कि उनको मुंह को तो पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण मतलब उसी क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। मतलब जब ये उनको समझ में आ गया कि इनका मुंह बंद कर देना चाहिए, उन्होंने जमीन पर उनको पटक दिया और उनके मुंह में कुछ कपड़ा वगैरह से उनको बंद कर दिया उनका मुंह। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस मतलब आसपास, यहाँ पर लिखा है मैंने, टोला पड़ोस मतलब आसपास के जो लोग हैं उन्होंने पहले ही हरिहर काका की आवाज सुन ली थी कि इनके घर में कुछ तो गड़बड़ है या फिर हरिहर काका के साथ कुछ तो बुरा हो रहा है। इसीलिए बाकी के जो आसपास के लोग हैं वह सतर्क हो चुके थे, अलर्ट हो चुके थे। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। दालान मतलब अपने आंगन में वह आने लगे थे और हरिहर काका के घर में क्या हो रहा है वह सुनने लगे थे। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि
अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब महंत जी का घर तो इस हरिहर काका के घर के पास नहीं था, लेकिन ठाकुरबाड़ी के जो पक्षधर है, मतलब जो महंत के साइड के जो लोग थे या फिर ठाकुरबाड़ी का भला चाहने वाले जो लोग थे, उन्होंने यह घटना तुरंत जाकर महंत जी को बता दी। लेकिन जब महंत जी या फिर दूसरे लोग पूछते हरिहर काका के रिश्तेदारों को, तो वो रिश्तेदार कहते कि इनका परिवार का मामला है, इनका फैमिली मैटर है, इसमें हम बीच में क्यों पड़े। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आधम के मतलब यहाँ पर महंत जी ने जो तत्परता मतलब जल्दी से जाकर भागकर तुरंत पुलिस जी को जो बुला लाए, वह तो हरिहर काका के भाइयों ने भी इतने जल्दी नहीं बुलाया था, उतने जल्दी हरिहर काका को बचाने के लिए महंत ने बुलाया था। एक्चुअली हरिहर काका को बचाने के लिए नहीं, लेकिन उनकी जमीन को हड़पाने के लिए यह सब महंत जी अब कर रहा था। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालात में बरामद किया गया, जिस हालात में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। बरामद करना मतलब उनको पाना। मतलब पुलिस आने के बाद उन्होंने क्या किया, मतलब ये जो निजी मामला है, निजी मतलब पर्सनल मामला, ये तो खत्म ही हो गया था, क्योंकि पुलिस के साथ ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि ये हमारा घर का मामला है। फिर सारे घर की तलाशी ली गई और हरिहर काका को फिर पाया गया एक कमरे से, लेकिन इतनी बुरी हालत में पाया गया कि मतलब ठाकुरबाड़ी से जो पाया गया था उससे भी बुरी हालत में पाया गया, क्योंकि ठाकुरबाड़ी के महंत ने इतना नहीं मारा था, उतना उनके खुद के भाइयों ने उनको मारा था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है। बंधन मुक्त मतलब स्वतंत्र हो गए थे, वो स्वतंत्र हो गए थे, और पुलिस की जब उनको सुरक्षा मिल गई थी, सिक्योरिटी मिल गई थी, तब उनके भाइयों ने उनके ऊपर क्या क्या जुल्म किए, क्या क्या अत्याचार किए, अब वह बता रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए गए, उन्हें खूब मारा पीटा है कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है। मतलब एक भी ऐसा पार्ट नहीं है या फिर एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर उन्होंने मारा नहीं है। बहुत मारा है, बहुत पीटा है। अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। मतलब उनको इतना मारा है हरिहर काका को, तो वह कहते हैं कि अगर पुलिस नहीं आती तो शायद ये मुझे, उनके जो भाई है, वह शायद जान से मार देते। मतलब देखो, सिर्फ संपत्ति के लिए, सिर्फ पैसों के लिए इतना सब कुछ चल रहा था, इतना बुरी हालत हरिहर काका की हो रही थी। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांवों पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए। चंपत होना ये मुहावरा है, मतलब भाग जाना। यहाँ पर लिखा है मैंने, चंपत होना मतलब भाग जाना। मतलब हरिहर काका ने अपने ऊपर जो आप बीती हुई थी, उनके साथ जो बीता था, वह सब कह सुनाया कि हरिहर काका के मतलब पीठ पर, माथे पर और पांवों पर भी कई सारे निशान थे। वह बहुत ही घबराए हुए थे और वह बहुत ही कांप रहे थे। तो वह गिरकर बेहोश हो गए। जब उनके ऊपर पानी छिड़का गया तब उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। फिर पुलिस वाले और उनके भाई और भतीजों को गिरफ्तार करने के लिए निकले, लेकिन जब जैसे ही पुलिस वाले आए वैसे ही जो हरिहर काका के भाई और भतीजे हैं वह भाग गए, चंपत हो गए, मतलब भाग गए। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए। मतलब जो रिश्तेदार थे उनके, वह भी फरार हो गए, भाग गए। सिर्फ 2 रिश्तेदार उनकी पकड़ में आए थे पुलिस की। मतलब रिश्तेदारों को भी लग रहा था कि शायद अब पुलिस हमें भी गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए वह भी भाग गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। अंतिम मतलब सबसे लास्ट वाली। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। मतलब अब हरिहर काका की सुरक्षा का ध्यान पुलिस रखने लगे थे। हरिहर काका के साथ जो बहुत बुरी घटना हुई है, 2 बार हुआ है उनका। एक तो महंत ने ऐसा ही मारपीट करके जबरन अंगूठे लिए थे, दूसरी बार अपने भाइयों ने किया था। तो इससे बहुत ही दुखी होकर
हरिहर काका अपने परिवार से अलग रहने लगे थे, कहीं दूसरी जगह रहने लगे थे और उनकी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी मतलब पुलिस ने दी थी। अब पुलिस वाले उनके साथ थे। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए। मतलब यहाँ पर भी अभी महंत ने और उनके भाइयों ने हार नहीं मानी है। अब महंत को लग रहा था कि अगर हरिहर काका को सुरक्षित जगह पर नहीं रखा जाएगा तो शायद हरिहर काका के भाई फिर से अपहरण करेंगे और जमीन लिखवा कर देंगे, या फिर यहाँ दूसरी ओर से हरिहर काका के भाइयों को लग रहा था कि अगर हरिहर काका सेफ नहीं है, कहीं सुरक्षित जगह नहीं है, तो महंत फिर से उनको ऊपर हमला करेगा और उनको किडनैप करके जमीन हथिया लेगा। तो दोनों तरफ से प्रयास चल रहे थे पुलिस को बताकर कि हरिहर काका को सुरक्षा दी जाए। मतलब सिर्फ लालच की वजह से हरिहर काका को सुरक्षा भी मिल रही थी। दोनों प्रयास कर रहे थे, हरिहर काका के भाई भी कर रहे थे, महंत भी कर रहे थे प्रयास। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुर बाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। मतलब दोनों तरफ से महंत जी को भी डर लग रहा था, हरिहर काका के भाई को भी डर लग रहा था कि अगर अकेले हरिहर काका कहीं पर भी रहेंगे तो महंत को लग रहा था कि हरिहर काका के भाई अपहरण करेंगे और हरिहर काका के भाई को लग रहा था कि महंत अपहरण करेगा और उनकी जमीन अपने नाम पर लिख कर रहेगा। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे रहकर, यहाँ पर लिखा है मैंने, नेपथ्य में रहकर मतलब पर्दे के पीछे रहकर, मतलब सामने से किसी को नहीं दिखाया कि हम सुरक्षा दे रहे हैं या फिर हम पुलिस वालों को कह रहे हैं कि हरिहर काका को सुरक्षा दे दो। मतलब पर्दे के पीछे रहकर किसी को न बताकर वह उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी मतलब मुकदमे की देखरेख करी और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। मतलब जो पुलिस वालों को जो पैसे चाहिए थे वो हरिहर काका के भाई भी दे रहे थे और महंत भी दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका स्वार्थ था। उनको पता था कि अगर भाइयों को पता था कि हरिहर काका का अपहरण महंत कर सकता है, महंत को पता है कि हरिहर काका का अपहरण उनके भाई कर सकते, इसलिए दोनों पुलिस वालों के साथ मिले हुए हैं। दोनों पुलिस वालों को बता रहे हैं कि उनकी अच्छे से रक्षा करो, हम तुम्हें कुछ न कुछ पैसे देंगे। इस तरह से वह पर्दे के पीछे रहकर हरिहर काका की सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे थे। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। मतलब यह उनकी सहायता, उनकी मतलब महंत की भी और हरिहर काका के भाई की सहायता का यह परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 4 जवान तैनात है। दरअसल अगर किसी की जान को खतरा हो, या अगर कोई बड़े व्यक्ति है, कोई मंत्री है या फिर कोई बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई हीरो हीरोइन है, अगर उनकी जान को खतरा हो तो उनके सुरक्षा के लिए 1-2 पुलिस जवान आते हैं। लेकिन ये तो मिडिल क्लास है, कोई गांव का आदमी है हरिहर काका, फिर ऐसे मिडिल क्लास व्यक्ति की सुरक्षा के लिए 4-4 जवान उनके गांव में तैनात थे मतलब वहां पर खड़े थे, वो हरिहर काका की सुरक्षा कर रहे थे। तो वह सिर्फ किसकी कृपा से? पुलिस की तो कृपा थी ही, लेकिन महंत की भी कृपा थी और हरिहर काका के भाइयों की भी कृपा थी, लेकिन स्वार्थ की वजह से वह कृपा थी, कोई मन से वह कृपा नहीं थी। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। मतलब लेखक का यह मैं कहना है कि जहां तक मैं समझता हूँ जो सुरक्षा मिल रही है वो पुलिस की है, लेकिन पुलिस के साथ साथ यह जो कृपा थी वो अपने भाइयों की और महंत की भी कृपा है। ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क है। सतर्क मतलब सावधान है या फिर अलर्ट है कि कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील है। मतलब देखो अब फिर से वही शुरू हो गया था, फिर से हरिहर काका के भाई और महंत जी उनको सहानुभूति दिखाने के लिए, फिर से प्यार भरी बातें करने के लिए तैयार हो चुके थे और अभी प्रयत्न कर रहे थे कि हरिहर काका को समझाया जाए कि हमने जो किया गलत किया, अब हम सुधर गए हैं, फिर से ऐसा नहीं करेंगे। मतलब अपने जाल में फंसाने की फिर से वह कोशिश कर रहे थे, अपने सद्भाव
मतलब अच्छे स्वभाव से और अच्छे व्यवहार से, मतलब अच्छे बर्ताव से फिर से उन्होंने कोशिश शुरू कर दी थी। गांव में एक नेताजी है, वह न तो नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। मतलब गांव में एक जो नेताजी है, जो कि पॉलिटिक्स में है, राजकारण वह करता है, तो ऐसा जो नेता है वह तो कमाने के लिए, खुद का घर चलाने के लिए न तो वो नौकरी करता है और न ही वह खेती करता है या फिर और कुछ काम करता है, लेकिन फिर भी वह 12 महीने मौज उड़ाता है। मतलब ऐसे ही मुफ्त के पैसों पर पॉलिटिक्स करके, भ्रष्टाचार करके, किसी दूसरों के यहाँ से पैसे ऐड कर, या फिर राजकारण पॉलिटिक्स करता है तो गवर्नमेंट के पैसे ऐड कर वह मौज उड़ाने की सोच रहा है, या फिर हमेशा वही करता है वह। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। मतलब पैसे कमाने की जो जादुई छड़ी है वो कौन सी है? राजनीति है। मतलब गांव का कोई सरपंच वगैरह वो होगा, या फिर कोई राजकारणी या फिर कोई राजनीतिज्ञ होगा। मान लो कि गवर्नमेंट अगर कुछ योजना के लिए पैसे देता है ग्राम पंचायत में, मतलब रास्ते बनवाने के लिए या फिर पानी की सुविधा के लिए या फिर गांव के आरोग्य के लिए कुछ पैसे देता है गवर्नमेंट, तो ये लोग, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सरपंच हो या फिर उनके साथ जो दूसरे ग्राम पंचायत के सदस्य हो, वो लोग मिल करके उन पैसों को एक दूसरे के साथ बांट कर वह सब हथिया लेते हैं, और गांव का जो विकास के लिए गवर्नमेंट जो पैसे देती है वह विकास वैसे की वैसे होता है, वैसे होता ही नहीं है। मतलब अच्छे रास्ते नहीं बनते हैं, आरोग्य सेवा अच्छी नहीं है, या फिर पानी की सुविधा नहीं है, या फिर बड़े बड़े स्कूल्स, अच्छे अच्छे स्कूल नहीं है। तो ऐसे जो विकास के कार्य है, जो प्रगति के, डेवलपमेंट के जो काम है गांव के, वो ऐसे लोग नहीं करते हैं। और जो गवर्नमेंट का जो पैसा मिलता है वो आपस में मिल बांट के खा लेते हैं, एक दूसरे के मुंह भी बंद रहते हैं इस प्रकार से। तो ऐसा ही वह आदमी है जो कि नेताजी है, तो वो कुछ काम धाम तो करता नहीं है, मेहनत नहीं करता है, लेकिन गरीबों के पैसे ऐंठता है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं। विशिष्ट लोग मतलब जो फेमस है, या फिर गांव में जिन लोगों का नाम है, वीआईपी जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ वह हरिहर काका को मनाने के लिए या फिर समझाने के लिए चला जाता है। और वह कहता है कि पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। मतलब देखो, यहाँ पर इसको भी लालच है, ये कोई जमीन विद्यालय के लिए सिर्फ बताने के लिए कह रहा है कि हरिहर तुम अपनी जो जमीन है वह एक स्कूल के लिए दे दो, जिसमें हम क्या करेंगे, हरिहर उच्च विद्यालय, मतलब तुम्हारे नाम से बहुत अच्छा स्कूल खोलेंगे और तुम्हारा नाम देंगे। इससे क्या होगा, गांव वालों के लिए स्कूल भी हो जाएगा और तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। मतलब जब तक वह स्कूल है तब तक उस स्कूल को तुम्हारा नाम रहेगा। उनके जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। मतलब हरिहर काका अब सारे लोगों, उनके जिंदगी में जो उनको अनुभव मिले, महंत जी द्वारा, अपने परिवार के द्वारा जो अनुभव मिले, उन अनुभवों के द्वारा वो काफी होशियार हो चुके थे, सतर्क हो चुके थे, और दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर विश्वास रखना अब उनको असंभव लग रहा था। वो किसी पर भी विश्वास रखने वाले नहीं थे, क्योंकि बहुत बार उन्होंने धोखा खाया था। इसलिए उन्होंने वो जो प्रस्ताव रखा था उस गांव के नेता ने, जो राजनीति करता है, कि तुम अपनी जमीन दे दो और उस जमीन में हम आपके नाम का, मतलब हरिहर उच्च विद्यालय, इस नाम का एक स्कूल खोलेंगे, तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा और गांव वालों के बच्चों को जो स्कूल भी मिल जाएगा। लेकिन इस बात में भी हरिहर काका नहीं आए और उन्होंने कह सुनाया कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। इन दिनों गांव के चर्चाओं के केंद्र है हरिहर काका। केंद्र मतलब गांव की चर्चाओं का जो विषय होता है वह सिर्फ हरिहर काका बन चुके हैं, क्योंकि इससे बड़ा विषय अब गांव में नहीं था। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। मतलब यहाँ पर सिर्फ हरिहर काका की ही चर्चा होने लगी थी। आंगन में गांव की जो औरतें हैं एक दूसरे के यहाँ जाकर, या फिर खेत में, या फिर खलिहान, खलिहान मतलब भी खेत, या फिर बगीचे में, या फिर बरगद के पेड़ के नीचे, कहीं पर भी जाओ जहां पर दो औरतें या फिर ज्यादा दो पुरुष, या फिर जहां पर ज्यादा लोग जम जाते हैं, ऐसी जगहों पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, हरिहर काका, हरिहर काका और सिर्फ हरिहर काका।
उसकी घटना की तरह विचारणीय, विचार मतलब विचार करने योग्य, और चर्चनीय मतलब जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो सके, ऐसी दूसरी कोई भी घटना गांव में नहीं थी। दरअसल गांवों में ऐसा ही होता है क्योंकि गांव में लोग बहुत कम होते हैं और कोई बड़े बड़े मतलब लोग ज्यादातर नौकरी नहीं करते हैं, खेती करते हैं। तो खेती करते मतलब कि क्या, काम का बोझ तो होता है लेकिन अपने समय के अनुसार वह काम होता है। मतलब वहां पर किसी इतने समय में इतना काम कर दो या फिर कुछ इस समय तुम काम पर चले जाओ, ऐसे बर्डन नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही लोग बातें करते रहते हैं क्योंकि उतनी बड़ी बड़ी घटनाएं गाँव में नहीं होती है, इतने बड़े बड़े गुनाह नहीं होते हैं। तो चर्चा करने के लिए यही एक समय था या फिर यही एक जगह थी जहां पर लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे हरिहर काका के और इस घटना के बारे में कर रहे थे। गांवों में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। मतलब गांव में घटनाएं तो होती है लेकिन छोटी मोटी होती है, लेकिन सबसे बड़ी घटना तो यही थी कि हरिहर काका के साथ अब क्या होगा, हरिहर काका क्या करेंगे, अपनी जमीन महंत को मिलेगी या फिर किसी विद्यालय के नाम होगी या फिर अपने भाइयों को देंगे। इस तरह से अब गांवों में सिर्फ यही एक चर्चा का विषय बन चुका था। बच्चों, इस कहानी का जो अगला हिस्सा है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।